नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रसिका पांडे और आप देख रहे हैं सेहत की पाठशाला। जब किसी आम परिवार में कैंसर का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले इलाज नहीं, डर सामने आता है। सोच होती है ऑपरेशन होगा तो कैसे होगा, दर्द कितना होगा, क्या मैं फिर से काम पर जा पाऊंगा, क्या मेरी जिंदगी पहले जैसी हो पाएगी, ये तमाम सवाल आते हैं। आज वर्ल्ड कैंसर डे पर हम इसी डर से आगे की बात करेंगे। हम बात करेंगे उस सर्जरी की जो सिर्फ बीमारी नहीं हटाती बल्कि एक इंसान को फिर से उठकर चलना सिखाती है। हम जानेंगे कि इलाज के बाद एक मरीज कैसे दोबारा अपने परिवार, अपने काम और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ता है। तो इस वर्ल्ड कैंसर डे पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे जो ये समझाएंगे कि कैंसर अब डर का नाम नहीं, इलाज का नाम है। हमारे साथ डॉक्टर जयेश शर्मा जी हैं, सीनियर कंसल्टेंट कैंसर सर्जरी इट्सा हॉस्पिटल से, और साथ ही डॉक्टर जीएस छाबड़ा जी हैं, सीनियर कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जरी इट्सा हॉस्पिटल से। आप दोनों का पहले तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। देखिए, इट्सा हॉस्पिटल लगातार कैंसर के कई पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, आज उस विषय में भी बात होगी। लेकिन आज का जो प्रमुख बिंदु है, क्योंकि वर्ल्ड कैंसर डे की आज हम बात कर रहे हैं, तो लोग जब कैंसर की बात करते हैं या कैंसर जब भी लोगों के दिमाग में आता है तो एक डर आता है। लोग पहले सोचते थे हम कैंसर से ठीक नहीं हो सकते, लेकिन आज सर्जरी भी हो रही है, लोग रिकवर भी कर रहे हैं और रिकवरी रेट भी भारत में बढ़ चुका है। डॉक्टर जयेश शर्मा, ये सवाल मेरा आपसे होगा। जी, तो कैंसर के रिकवरी रेट्स पहले से इम्प्रूव हो रहे हैं और एक्चुअली उससे भी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है हमारा अर्ली डिटेक्शन। तो जितने जल्दी हम कैंसर को पकड़ लें उतने अच्छे उसके रिजल्ट्स आते हैं। और स्टेज 1, स्टेज 2 में 80 to 90% लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। स्टेज 3 में भी 50%, कभी उससे ज़्यादा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेट बस बात यही बची है कि हम अभी भी डॉक्टर के पास पहुंचने में कभी कभी लेट कर देते हैं, उस वजह से ख़राब रिजल्ट्स आने का रिस्क बढ़ जाता है। सर, मेरा एक सवाल इसी में होगा, क्योंकि जब भी कैंसर किसी परिवार में किसी को होता है तो जब भी अगर किसी की रिपोर्ट आती है कि इनको कैंसर हो गया तो लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते, डर जाते। पहले एक वक्त था, मान सकते हैं कि कैंसर से रिकवरी रेट जो थी वो काफ़ी उसमें कमी देखने को मिलती थी, लेकिन आज वो पेशेंट रिकवर भी कर रहे हैं। मैं चाहूँगी, क्योंकि आज वर्ल्ड कैंसर डे है, लोग कैंसर को डर के तौर पर ना देखें, तो एक डॉक्टर होने के नाते उसी संदेश से मुझे लगता है आपको शुरुआत करनी चाहिए। सर, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कैंसर से बड़ी एक बीमारी है हम लोगों की कि हमको बीमारी से ज़्यादा ट्रीटमेंट से डर लगता है। हमको कैंसर से ज़्यादा कीमोथेरेपी से बाल झड़ जाएंगे उससे डर लगता है, सर्जरी के रिजल्ट से डर लगता है। फॉर्चुनेटली ये सब चीज़ें अब धीरे धीरे बेटर होती जा रही हैं, हमारे रिजल्ट्स बेहतर होते जा रहे हैं और ये डरने की ज़रूरत भी कम होती जा रही है, लेकिन वो डर गया नहीं है। अर्ली स्टेज में अगर हम इलाज करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाके और हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस जुड़ सकते हैं। कैंसर अब एक अकेले सर्जन का ही सिर्फ काम नहीं है, ये एक टीम वर्क है और इस टीम वर्क में हम साथ मिलके बहुत अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ और बहुत अच्छा सर्वाइवल दोनों दे सकते हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ डॉक्टर छाबड़ा भी हैं। डॉक्टर छाबड़ा सीनियर कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जरी हैं। डॉक्टर छाबड़ा, आपका काम होता है कि जब एक कैंसर के मरीज की सर्जरी हो गई, क्योंकि लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं ना कि इस जगह की सर्जरी हुई है, वो कैसे दिखेगा, क्या होगी, तमाम चीज़ें, लेकिन एज अ कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जरी आप कई ऐसे पेशेंट से मिलते होंगे जो बहुत ट्रॉमेटाइज होते होंगे, क्योंकि वो एक तो कैंसर से लड़कर आए, फिर उनके मन में कई सवाल होता है। कितनी चुनौती होती है सर आप लोगों के लिए ऐसे पेशेंट्स को मैनेज करना? जी बिल्कुल। जब हमारे पास कोई भी एक कैंसर पेशेंट आता है तो एज अ टीम, एक प्लास्टिक सर्जन और एक कैंसर सर्जन जो साथ में बैठे हैं, हम लोग साथ में पेशेंट को देखते हैं। काउंसलिंग होती है कि क्या पार्ट, जिनका जो पार्ट निकलने वाला है, जो कैंसर से जो पार्ट एक निकल जाएगा, उसको रिकन्स्ट्रक्शन द्वारा हम लोग कैसे बहुत ही अच्छा एज एन फंक्शन दे पाएँ और कॉस्मेटिकली वो कितना अच्छा दिखे। तो दोनों चीज़ का ध्यान में रखते हुए उसकी एक प्लानिंग बनती है और प्लानिंग में आपको जितना अच्छा प्लानिंग होगी, साथ में होगी, तो बहुत अच्छे से हम लोग पेशेंट को समझाते हैं कि आगे चल के इसको कैसे फंक्शन आएगा। एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ कि एक कैंसर का पेशेंट आता है जिसका एक जबड़ा निकलने वाला है। अगर जबड़ा निकलने वाला, एक बोन होती है अपनी जॉ बोन जिसको जबड़ा है, अगर वो निकल जाए कैंसर के दौरान तो उसको बनाने के लिए अपने को हड्डी अगर निकल जाए तो उसको हड्डी से ही बनाएंगे तो बहुत अच्छा उसका फंक्शन भी आएगा, चबा भी पाएगा, उसमें दांत भी लग पाएंगे।
जब ये स्थिति होती है तो हम लोग उसको माइक्रो सर्जरी द्वारा पैर की हड्डी से जबड़े को बनाते हैं, उसका पूरा शेप दे करके, ताकि जब ऑपरेशन हो जाता है तो ऐसा पता भी नहीं चलता कि उसका ऑपरेशन हुआ है। सो ये आज के दौर में एक माइक्रो सर्जरी बहुत आगे बढ़ चुकी है और हम लोग ये काफ़ी समय से कर रहे हैं। तो इसमें कॉस्मेटिकली, फंक्शनली दोनों पेशेंट्स को हम लोग देते हैं और यही चीज़ें समझाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि अगर आज के समय में कैंसर सर्जरी कितनी सुरक्षित, हम ये समझना चाहें, और कितनी एडवांस हो चुकी है, क्या बताना चाहेंगे इस पर? तो देखिए, आज से 15-20 साल पहले ऐसा होता था कि मुंह के कैंसर में हम अगर गाल में छोटी सी गांठ है तो भी जबड़ा निकाल ही दिया करते थे, गले की पूरी गांठें निकाल देते थे और यहाँ चेस्ट से लेके उसको रिकंस्ट्रक्ट करते थे। अभी जैसा सर ने बताया, रिकंस्ट्रक्शन तो बहुत एडवांस हो ही गया है, हमारी सर्जरी भी एडवांस हुई है कि हमको पता है कि हर मुंह के कैंसर में पूरा जबड़ा निकालने की ज़रूरत नहीं है, हर तरह के कैंसर में गले की पूरी गांठें निकालने की ज़रूरत नहीं है। आज से 15-20 साल पहले ब्रेस्ट कैंसर में लगभग 80-90% महिलाओं का पूरा ब्रेस्ट निकाला जाता था। अब 80-90% महिलाओं का पूरा ब्रेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर बीमारी थोड़ी बढ़ी हुई भी आती है और अभी ऐसा लगता है कि शायद ब्रेस्ट को बचा के अपन बहुत अच्छा कॉस्मेटिक रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, उस टाइम पे भी हम पहले दवाई दे के गांठ को छोटा करके और बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं, जिससे लॉन्ग लाइफ भी मिलती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मिलती है और पेशेंट का कॉस्मेटिक रिजल्ट्स भी बेटर रहता है। इवन पेट के कैंसर्स में अब दूरबीन से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करके हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे पाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर छाबड़ा, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के बाद मरीज की ज़िंदगी में क्या सकारात्मक बदलाव आते हैं, कैसे रिजल्ट देखने को मिलते हैं? जी, जैसे कि पहले ही बताया हाँ कि रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी वो चीज़ है कि हम लोग एक निकला हुआ भाग जो कि डिफेक्ट हो जाता है, कैंसर सर्जन जब निकालता है किसी भी पार्ट में, भले ही वो हेड एंड नेक कैंसर में जैसे माउथ का कोई कैंसर है, अंदर का म्यूकोजा जैसे अंदर की चमड़ी है, जबड़ा है या फिर ब्रेस्ट है, तो इस सभी चीज़ में अपन जब रिकंस्ट्रक्टिव करते हैं, अगर ब्रेस्ट भी अगर पूरा निकल जाए तो उसको पूरे ब्रेस्ट को कैसे बनाया जाए, बिकॉज अगर एक ब्रेस्ट नहीं रहेगा तो फीमेल का कॉन्फिडेंस वहाँ पे लो होता है, तो उसको पूरे ब्रेस्ट को बनाने का तरीका एक माइक्रो सर्जरी द्वारा भी होता है। और जैसे कि सर ने कहा कि ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी, BCS जिसको बोला जाता है, कि जहाँ पे पूरा ब्रेस्ट नहीं निकालते हैं, थोड़ा सा जो ब्रेस्ट निकालते हैं उसको भी हम लोग रिकंस्ट्रक्शन से नियर नॉर्मल कैसे बनाते हैं ताकि वो कॉस्मेटिकली भी अच्छा दिखे और एक फीमेल को जो उसका एक कॉन्फिडेंस है ब्रेस्ट, वो हम उसको वापस दे पाएँ। तो ये रिकंस्ट्रक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है डॉक्टर शर्मा, मेरा सवाल आपसे रहेगा, हम लगातार कैंसर को लेकर बात करें, कैंसर के डर को लेकर भी बात करो, और आज मकसद है इस इंटरव्यू के माध्यम से कि लोगों के मन में जो कैंसर को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां होती है, डर होता है, वो खत्म हो सके, क्योंकि ट्रीटमेंट अब आसान हो गया है। लेकिन आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता है कैंसर पेशेंट को ट्रीट करना, मतलब उसकी सर्जरी से पहले उसको मानसिक रूप से तैयार करना कि वो सर्जरी भी करा ले, वो फिट रहे, क्योंकि जब एक पेशेंट मेंटली ठीक रहेगा तो उसकी सर्जरी और आसान हो जाती है आप लोगों के लिए। तो इसको कैसे मैनेज करते हैं, ये कितना बड़ा टास्क होता है आपके लिए? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि डॉक्टर अगर मरीज के साथ एक काउंसलर के तौर पर काम करे तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। बिल्कुल। तो ये कैंसर का ट्रीटमेंट का एक लंबा प्रोसेस है और मैं यही बोलता हूँ कि इसका एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट्स को हमारी शक्ल बार बार लंबे टाइम तक देखनी पड़ती है। तो ये यहाँ पे एक ट्रस्ट बिल्डिंग और फ्रेंडशिप बिल्डिंग बहुत ज़रूरी होता है शुरुआत से। और हमने ये बहुत देखा है कि अगर पेशेंट्स हमारे साथ कनेक्ट करके और ट्रीटमेंट चालू करते हैं और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ट्रीटमेंट चालू करते हैं तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस पेशेंट्स में लाने के लिए पहले हमारे अंदर होना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो वर्ल्ड में बेस्ट ट्रीटमेंट यही हो सकता है, तब हम जाके वो ट्रीटमेंट सजेस्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो पेशेंट्स में रिफ्लेक्ट करता है। तो आप इस बात को मानते हैं कि डॉक्टर को भी वो रिलेशन अपने पेशेंट के साथ डेवलप करना पड़ता है, वो रिश्ता बनाना पड़ता है कि पेशेंट कंफर्टेबल हो जाए, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ पाए, वो ट्रस्ट कर पाए कि जो भी मेरे डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं वो एक सही प्रोसेस में है। एब्सोल्युटली, बहुत ज़रूरी है। ठीक है
डॉक्टर छाबड़ा, अगर हम बात कर रहे हैं लगातार, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन एक अलग तरीके का विषय हो जाता है, क्योंकि मानसिक सामाजिक जीवन पर कितना असर पड़ता है इसको भी समझाइएगा, क्योंकि ये सिर्फ कॉस्मेटिक अपीयरेंस तक ही सीमित है या इसका मानसिक और सामाजिक जीवन में भी असर पड़ता है? देखिए, रिकंस्ट्रक्शन पहले तो हम लोग जब कैंसर का करते हैं तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि उसका फंक्शन कैसे आए। अगर किसी को हम लोग फंक्शन दे पाए तो प्रायोरिटी नंबर 1 फंक्शन होता है। दूसरा, उसका कॉस्मेटिकली और अच्छा कर पाएँ। तो कॉस्मेटिकली अगर अच्छा होगा तो पेशेंट पूरे सोशल समाज में अपने बाहर जाके उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दूसरे के साथ घुल मिल जाएगा, सोशल मीडिया में अपना वापस शुरू कर पाएगा। तो यही चीज़ें कि जो अपना वापस से जाके जॉब शुरू कर रहा है, अपने वापस ज़िंदगी में जा रहा है, वापस कमा रहा है, तो उससे अच्छा बेहतर क्या मौका होगा कि कॉस्मेटिकली भी वो अच्छा दिख रहा है और फंक्शनली भी हम लोग अच्छा दे पा रहे हैं। तो ये आज के इसमें माइक्रो सर्जरी का रोल बहुत बड़ा हो जाता है रिकंस्ट्रक्शन के मामले में, इसलिए जो दे पाते हैं। जब प्लास्टिक सर्जरी की बात आती है तो लोग कई बार कहते हैं ना कि उसका आफ्टर इफेक्ट गलत हो सकता है, बहुत सावधानियां बरतनी चाहिए, तो इसमें ऐसा होता है क्या कि आप जब भी प्लास्टिक सर्जरी या रिकंस्ट्रक्टिव की तरफ आगे बढ़ें तो पहले डॉक्टर का चुनाव अच्छे से करना बहुत ज़रूरी हो जाता है? जी बिल्कुल, ये तो हर एक फील्ड में है। तो इसमें यही कहना चाहता हूँ, जो जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अब इतने सालों से करते आ रहे हैं, और माइक्रो सर्जरी का जो भी है, जो भी डॉक्टर के पास आप जाना चाहते हैं उसका एक चयन कर सकते हो कि कितना एक्सपीरियंस है, किसके पास जाना चाहिए, एक्चुअली जो डिग्री है कि नहीं है, जो बेसिकली इसी काम करते हैं, कितने सालों से कर रहे हैं, आपको कितना अच्छा उनका काम पहले का अगर कोई देखा होगा, किसी से बात की होगी, तो आप बिल्कुल उनसे अब चर्चा करके इसको आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सवाल है। जी डॉक्टर शर्मा, इट्सा हॉस्पिटल की बात करेंगे कि इट्सा हॉस्पिटल में कैंसर के इलाज के लिए कौन कौन सी आधुनिक सर्जिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं? देखिए, सबसे बड़ा तो मैं एज अ कैंसर सर्जन बोलता हूँ कि सबसे बड़ी हमारे पास जो फैसिलिटी है वो है डॉक्टर छाबड़ा का हमारे साथ होना। तो हमारे पेशेंट्स का जो भी हम सर्जरी करते हैं उसका रिकंस्ट्रक्शन जो बेस्ट हो सकता है वो हो जाता है। लेकिन ये एक पार्ट है, सर्जरी एक पार्ट है। कैंसर से रिकवरी करने में बहुत सारी एलाइड सर्विसेज की ज़रूरत होती है और बहुत पर्सनलाइजेशन की ज़रूरत होती है। तो एग्जैक्ट डाइट कौन सा उस पेशेंट को उनके वेट के लिए, वो क्या इस टाइम पे उनके लिए खाना सही है, क्या गलत है, और क्या खा के वो रिकवर बेटर कर सकते हैं। तो डाइट है, फिजियोथेरेपी है, रिहैबिलिटेशन सर्विसेज हैं, ये सब पे ज़्यादातर कैंसर हॉस्पिटल्स का उतना फोकस नहीं है जितना होना चाहिए। और ये पार्ट हमारे को इट्सा हॉस्पिटल में बहुत हाई लेवल पे मिलता है, क्योंकि पूरा एक रिहैबिलिटेशन विंग अलग से है जो हमारे पेशेंट्स को हर तरह की सुविधाएं दे सकता है। इनफैक्ट आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे सर ने जबड़ा दूसरा बना दिया या टंग का रिकंस्ट्रक्शन किया, हमारे मुंह के शेप में थोड़ा सा भी चेंज हो तो हमारी स्पीच में बहुत फ़र्क पड़ता है। स्पीच स्वॉलोइंग थेरेपिस्ट रायपुर में हमको अच्छा पिछले 15-20 साल से नहीं मिल रहे थे, यहाँ पे अब हमको वो चीज़ मिली है। और साथ ही साथ मल्टी स्पेशलिटी है, तो पेशेंट को अगर साथ में दूसरी भी कोई बीमारियां हैं, किडनी की, हार्ट की, तो वो सब का भी ट्रीटमेंट अंडर द सेम रूफ इजीली हो जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर छाबड़ा, मेरा सवाल अब आपसे रहेगा, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ में एडवांस्ड लिम्फेडेमा सर्जरी लाने वाले पहले सर्जन हैं। कृपया आप सरल शब्दों में बताइए कि आखिर ये जो वर्ड है, जो मैं बहुत अच्छे से प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रही हूँ, कि शब्द होता क्या है? जी, लिम्फेडिमा एक जैसे बता रहे हैं, लिम्फेडिमा एक ऐसा टर्म है, लिम्फ और एडिमा दो चीज़ें का मिलना है। लिम्फ मतलब एक अपना वाइट फ्लूइड, जैसे बॉडी में रेड फ्लूइड होता है, अपने ब्लड को रेड फ्लूइड बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, वैसे ही लिम्फेडिमा में लिम्फ एक फ्लूइड होता है और एडिमा का मतलब है स्वेलिंग। कोई भी एरिया में स्वेलिंग हो जाए, हाथ का या पैर का फूलना हो जाए, वो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, जो सफ़ेद पानी बहता है अपने चमड़ी के ऊपर के स्तर पे, अगर उसका ब्लॉकेज हो जाए तो ये लिम्फेडेमा या फिर स्वेलिंग हो जाती है अपने हाथ की या पैर की। मोस्टली ये कब होता है, जब जैसे कि कोई कैंसर की ब्रेस्ट सर्जरी होती है, जब अपने बगल में कुछ गांठें होती है उसको निकालते हैं, उसके बाद लिम्फेडेमा के चांसेस बढ़ते हैं। या फिर कोई पैर की सर्जरी हुई या फिर कोई रेडिएशन हुआ, तो इसमें चांसेस बनते हैं लिम्फेडेमा के। दूसरे भी कई कारण हैं, कई बचपन से भी लिम्फेडेमा होता है। दूसरा कारण है, एक हाथी पैर सुना होगा जो बहुत कॉमनली छत्तीसगढ़ में भी है,
जिसको हाथी पैर या उसको एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं, वो भी एक फॉर्म ऑफ लिम्फेडिमा है। तो ये वाला जो लिम्फेडिमा है, हमने जो अभी एडवांस्ड जो सुपर माइक्रो सर्जरी छत्तीसगढ़ में स्टार्ट किया है, वो लिम्फेटिको वेनस एक सुपर माइक्रो सर्जरी जो उसका बाईपास करता है। दैट वो उसको रिक्वायरमेंट है एक हाई मैग्नीफिकेशन माइक्रोस्कोप की और कुछ एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स की। तो वो सब चीज़ें हमने लेके आए हैं और वो स्टार्ट किया है अभी। बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा, मेरा सवाल अब आपसे है, क्योंकि हम लगातार सर्जरी के बारे में और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब हम इट्सा हॉस्पिटल की बात करते हैं और आपकी बात करते हैं तो आपके पास सिर्फ रायपुर के पेशेंट्स नहीं आते होंगे, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों से पेशेंट आते होंगे, आसपास के जो राज्य है वहाँ से पेशेंट आते होंगे। लेकिन अगर हम जब बात करते हैं कि जो ग्रामीण अंचल हैं और जो छोटे कस्बे हैं वहाँ से जो लोग आते हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेना, उनके साथ उनको बेहतर ट्रीटमेंट देना, ये कितना चुनौतीपूर्ण होता है? किस तरीके से आप उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं कि वो आप पर ट्रस्ट कर पाएँ? देखिए, एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, वो पेशेंट कहाँ से आ रहे हैं उससे ज़्यादा उनके मेंटालिटी पे भी डिपेंड करता है। कई बार हम बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे हमारे जो ग्रामीण अंचल से पेशेंट्स आते हैं उसमें हमारा कंपटीशन कोई दूसरा डॉक्टर नहीं है, उसमें हमारा कंपटीशन बैगा है, कि वो उनसे हमको पेशेंट्स लेके आके ट्रीटमेंट करना पड़ता है। बट वो इजी वर्ड्स में अगर हम बताएं, हम उनको अगर दो ऑप्शन दें। जनरली क्या होता है ना, हमको ट्रीटमेंट से डर क्यों लगता है? क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी तो जो चल रही है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, सर्जरी या कुछ कराएंगे तो वो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। हमको उनको ये समझाना पड़ता है कि अगर नहीं कराएंगे तो वो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और उस टाइम पे फिर हम सर्जरी करके भी उसको कुछ ज़्यादा मदद आपकी नहीं कर पाएंगे। एक बार आप आसान शब्दों में ये चीज़ समझा दें पेशेंट्स को तो वो जनरली समझ में आ जाता है। अगेन वो आपका डॉक्टर के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस आता है उस पर बहुत डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगी डॉक्टर शर्मा, आपसे ही मेरा सवाल रहेगा कि किस स्टेज में ऐसा हो जाता है कि सर्जरी बहुत इम्पॉर्टेंट है, अब सर्जरी करानी ही पड़ेगी? तो जनरली ये उल्टा होता है, ज़्यादातर अर्ली स्टेज में सर्जरी करते हैं और सर्जरी करके ये जो मैं 80-90% क्योर रेट्स की बात कर रहा हूँ वो सर्जरी के बाद ही ज़्यादातर होते हैं। कुछ तरह के ही कैंसर्स होते हैं, जैसे ब्लड कैंसर है, लिम्फोमा है, जैसे वो फेमस युवराज सिंह जी का हुआ था, उनको सिर्फ कीमोथेरेपी से ठीक हो गया था क्योंकि उनकी उस तरह की बीमारी थी। 80-90% सॉलिड ट्यूमर्स, मतलब जो ब्लड कैंसर्स के अलावा जो बाकी के ट्यूमर्स हैं उसमें ज़्यादातर में क्योर का रास्ता सर्जरी के थ्रू ही जाता है और अगर हम जल्दी सर्जरी करवा लें तो ज़्यादातर में बहुत अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ और बहुत अच्छा उनका लेंथ ऑफ लाइफ मिल सकता है। जी डॉक्टर छाबड़ा, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनके लिए अगर हम बात करें कि जो सबसे बड़े जीत का फैक्टर होता है तो आप क्या देखते हैं, क्या होता है एक पेशेंट के लिए जीत का फैक्टर सबसे बड़ा? बहुत बड़ा जीत का फैक्टर है कि वो अपने सर्जरी से बाहर निकलें और तुरंत जितनी जल्दी हो सके घर जाएं, अपने साथ वालों से मिले, अपने सोसाइटी में जाएं, अपना जॉब शुरू करें। इसके लिए एक जॉइंट काम जब होता है, एक हमारा सर्जन जब काम करता है, कैंसर सर्जन जैसे सर बोले हैं कि वो उनका काम होते ही उनका एक रिकन्स्ट्रक्शन एक बहुत अच्छे से टीम हो जाए और उनका रिहैबिलिटेशन, मतलब ये दोनों के बाद रिहैबिलिटेशन भी हो जाए। तो ये पूरा होने के बाद जब मरीज़ जब अपने सोसाइटी में जाए, जीत कितनी जल्दी जा सकता है वो एक जीत होती है। तो हम चाहते हैं जैसे पेशेंट आता है हम लोग उनको ऑपरेशन के तुरंत बाद मोबिलाइज करते हैं, मतलब चलाना शुरू कर देते हैं। इसी के बाद उनको फिजियोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो बड़ी बड़ी सर्जरीज जैसे माइक्रो सर्जरी में देखा जाता है कि कम से कम 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन रहना पड़ता है। हमारे यहाँ 7 दिन, मुश्किल से 7 दिन, 8 दिन में पेशेंट को हम लोग डिस्चार्ज कर देना चाहते हैं या करते हैं। तो यही एक जीत का फैक्टर होता है, उससे इतना डर कम हो जाता है कि हाँ मैं 5-7 दिन में घर चले जाऊँगा, अपने सोसाइटी में अपने घर में रहूँगा। वो एक जीत का बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, मेरा सवाल आपसे भी यही रहेगा जीत के फैक्टर को लेकर, और मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जब एक कैंसर पेशेंट के लिए बात होती है कीमो की, तो कीमो को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं और इस वजह से कई बार लोग डरते भी हैं।
समाज में बताने से भी डरते हैं, तो आप वैसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और मैं यही जो क्वेश्चन मैंने डॉक्टर छाबड़ा से पूछा था कि आपको क्या लगता है कैंसर पेशेंट के लिए जीत का फैक्टर क्या होता है? तो जो हमारे पेशेंट्स थे, मैंने करीब 25 साल पहले ये चालू किया था, और उस टाइम के हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो अभी भी मुझे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली विश करते हैं। तो पेशेंट्स के लिए तो छोड़िए, मेरे लिए वो सबसे बड़ा जीत का फैक्टर है कि वो इतने साल बाद भी हैं और मेरे को याद रखे हुए हैं। पेशेंट्स के लिए उनकी नॉर्मल फैमिली लाइफ में दोबारा इंटीग्रेट हो जाना, उनके नेक्स्ट माइलस्टोन्स में, हमारी बहुत सारी महिलाएं जो आती हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, कि ये छोटा सा बच्चा है, ये बड़ा होने तक मुझे रहना है, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि अगर आप अर्ली स्टेज में आए हैं, आप इसकी भी शादी करा के जाओगे और इसके बच्चे की भी शादी करा के जाओगे। ये कॉन्फिडेंस जब आता है ना, तो वो लोगों को मोटिवेट करता है कि हम आगे बढ़ें और उसके जो भी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स हैं उससे जूझ लें। कीमोथेरेपी एक बहुत बड़ा फैक्टर है लोगों का इस बीमारी से डरने के लिए, क्योंकि कीमोथेरेपी में भी एक वो विजिबल चीज़ होती है, जैसे बाल झड़ जाना, एक विजिबल चीज़ होती है कि इनका कुछ तो ट्रीटमेंट चल रहा है, और सोसाइटी में लोग बहुत तरह की बातें बनाते हैं। मैं 2-3 चीज़ें बहुत क्लियरली बोलना चाहूँगा। 2 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से लोगों को सोसाइटी से कटा हुआ फील होता है। एक तो ये कि ज़रूर इनने ही कुछ गलती की होगी, इसी वजह से इनको कैंसर हुआ है, वो विक्टिम ब्लेमिंग वाली चीज़ आती है। और दूसरी, बहुत सारे लोगों को अभी भी ये लगता है कि कैंसर छूने से फैलता है। मेरे पास लोग आते हैं कि हम उनके साथ सेम घर में रह सकते हैं कि नहीं, उनके सेम थाली में हम खाना खा सकते हैं कि नहीं। तो ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं। ज़्यादातर कैंसर्स का, खासकर जो महिलाओं में होने वाले कैंसर्स हैं, उसके लिए वो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। जो लोग गुटखा खाते हैं उनको मुंह का कैंसर होता है, वो बात अलग है, लेकिन उसके लिए भी विक्टिम ब्लेमिंग को मैं बिल्कुल भी सही नहीं मानता हूँ। वो जो हुआ है वो हो गया है, अब आगे हमको उनकी इस आदत से आगे बढ़ के और उनकी मदद करनी है, और कैंसर छूने से नहीं फैलता है। प्लीज़ कैंसर पेशेंट से दूरी मत बनाइए। ठीक है डॉक्टर छाबड़ा और डॉक्टर शर्मा, मेरा आप दोनों से ही अब आखिरी सवाल है, और सवाल ये है कि वर्ल्ड कैंसर डे, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग आज ये इंटरव्यू देख रहे हैं? डॉक्टर शर्मा पहले आप दे दीजिए जवाब। तो वर्ल्ड कैंसर डे का जो इस साल का थीम है वो है यूनाइटेड इन यूनिक, मतलब हम सब एक हैं लेकिन हम सब अलग अलग भी हैं। तो एक सीटी स्कैन देख के और इस आदमी का या इस व्यक्ति का ये ट्रीटमेंट करना है, उस तरह से डिसीजन मेकिंग ना हो। आपसे बात करके आपके वैल्यूज़, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, वो समझ के और उसको ध्यान में रख के अगर ट्रीटमेंट प्लानिंग होता है तो आपके लिए वो ट्रीटमेंट लेना इजी भी होता है, और आपके लिए वो ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स भी ज़्यादा अच्छे आते हैं। इसलिए डॉक्टर्स से टाइम लीजिए, डॉक्टर्स टाइम लेके आपको समझ के और अगर आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर छाबड़ा जी, मैं यही बोलना चाहूँगा कि कैंसर एक काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग जितने रिस्क फैक्टर्स तो सबको ही पता है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, टोबैको है, तंबाकू ही, अगर इसी को हम लोग प्रिवेंट करें तो हमारा समाज बहुत हद तक कैंसर से मुक्त हो जाएगा। तो यही चीज़ है कि हम लोग इस पे कितना बिलीव करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और ताकि हम लोग अपने बच्चों को भी, जो आगे आने वाले हैं उनको, पीढ़ी को भी सही सलाह दे पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शर्मा आपका भी, डॉक्टर छाबड़ा आपका भी, विस्तार न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए। थैंक यू।